यूएसए के वीज़ा के बारे में बताएं कि यूएसए एक्चुअली है क्या। एक तो नंबर 1 इस पे बात करेंगे, यूएसए में ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर जाना चाहिए वीज़ा अप्लाई करना, जिसमें B1 और B2 वीज़ा में होता है आपका फॉर्म। जो नोट्स हैं वो हम हाईलाइट करने चाहिए और कौन सी बातें हैं जो हमने की हुई होती हैं या हमारे वो प्रोफाइल में ऐड होती हैं तो उनको हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए है, वो ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। प्लान कैसे डिज़ाइन करना चाहिए यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जो इंडियन पासपोर्ट है इट इज़ अ वर्थी एंड स्ट्रॉन्गर पासपोर्ट। उन्होंने एग्जैक्टली शेंजन ही अप्लाई किया है कि अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया उनमें से 7 को मिल जाता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक नया इंटरेस्टिंग व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। उसके सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने की रीज़न ये है कि यूएसए के बारे में काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही थी, क्यूरीज आ रही थी कि सर यूएसए के वीज़ा के बारे में बताएं कि यूएसए जाना चाहते हैं किस तरह जाएं। तो आज जो यूएसए के वीज़ा की जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है जी B1 और B2 वीज़ा। जो B1 और B2 वीज़ा है ये एक्चुअली है क्या। एक तो नंबर 1 इस पे बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये B1 B2 वीज़ा हम किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट्स होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे कि क्या यूएसए में ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर जाना चाहिए, वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मैं उसके ऊपर चलता हूँ, वो है जी यूएसए में B1 B2 वीज़ा है क्या। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सर बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास आएगी। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि B1 और B2 वीज़ा है क्या। B1 और B2 वीज़ा जो है ये एक वीज़ा कैटेगरी है जिसमें आप एज अ टूरिस्ट जा सकते हैं, जिसमें आप अपनी फैमिली को मिलने के लिए जा सकते हैं, जिसमें आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, जिसमें आप मीटिंग अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, और जिसमें आप कोई भी एग्जीबिशन है, कोई फंक्शन है या किसी इन्विटेशन पे भी आप जा सकते हैं। इस कैटेगरी को कहते हैं B1 और B2 वीज़ा। अब B1 और B2 वीज़ा में जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि ये पाकिस्तान पासपोर्ट के लिए 5 साल का होता है और इंडियन पासपोर्ट के लिए ये 10 साल का होता है। अब जब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये 5 साल का अप्लाई होता है तो भी ये मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, और जब इंडियन पासपोर्ट पे ये 10 साल के लिए स्टिकर वीज़ा स्टैंप होता है तो भी ये मल्टीपल एंट्रीज होती हैं। इस वीज़ा पे मैक्सिमम आप कितनी देर तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, इस वीज़ा पे आप मैक्सिमम वहाँ पे 6 मंथ तक कंटिन्यूसली स्टे कर सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ आपको एग्जिट लेना पड़ता है, और अगर आप दोबारा वापस जाना चाहें तो एग्जिट लेके आप दोबारा भी वापस जा सकते हैं। अब B1 और B2 वीज़ा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें B1 और B2 वीज़ा में होता है आपका फॉर्म, जिसको हम कहते हैं DS-160। ये जो DS-160 फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। यही वो फॉर्म होता है जिसकी बेस के ऊपर वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा एक्सेप्ट भी करता है और आपका वीज़ा रिजेक्ट भी कर देता है। इस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं, इसकी इंटरनल स्टोरी क्या है, इसको फिल करने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, इसको कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो हम हाईलाइट करने चाहिए, और कौन सी बातें हैं जो हमने की हुई होती हैं या हमारे वो प्रोफाइल में ऐड होती हैं तो उनको हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए। ये एक डिटेल डिस्कशन के लिए मैंने एक अलग से व्लॉग प्रिपेयर किया हुआ है और उसी व्लॉग में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर इस व्लॉग में मैंने ये DS-160 को स्टार्ट कर दिया तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं यूएसए का वीज़ा, वो उनके लिए यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने का राइट टाइम कौन सा है। तो ये भी मैं बता दूं कि यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए दिस इज़ द राइट टाइम। ये बिल्कुल राइट टाइम है। बेशक वो इंडियन पासपोर्ट है, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इवन वो बंगाली पासपोर्ट है, बांग्लादेश का पासपोर्ट भी है, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने कहा था कि इसमें एक और चीज़ डिस्कस करेंगे वो है जी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। अब मेरे पास क्यूरीज आ रही थी और मैं एक केस को भी डिस्कस करूंगा आपके साथ कि उन्होंने इस स्ट्रेटजी को कैसे अपनाया और इससे उनको क्या बेनिफिट मिला। तो मेरे पास जो क्यूरीज आ रही थी वो ये थी कि हम लोग क्या यूएसए का जो वीज़ा है वो ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। यूएसए के वीज़ा में कहीं पे भी नहीं मेंशन कि ट्रैवल हिस्ट्री में अप्लाई करें, इवन कभी शेंजन में भी नहीं मेंशन कि आप ट्रैवल हिस्ट्री के साथ अप्लाई करें, किसी भी वीज़ा में ये चीज़ मेंशन नहीं होती। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में मैं क्यों फोकस करता हूँ और क्यों जोर देता हूँ। देखिए, जब भी आपकी प्रोफाइल वीज़ा ऑफिसर के सामने जाती है और अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपकी प्रोफाइल में इमिग्रेशन या माइग्रेशन हिस्ट्री है, आपकी प्रोफाइल में ये शो किया हुआ है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वीज़ा ऑफिसर को डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब
पॉइंट यहाँ पे ये है कि कौन से कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री यूएसए के लिए मैटर करती है और कौन से कंट्रीज अगर आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है तो उन कंट्रीज में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग आ रहा है, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा कि कौन से कंट्रीज में अगर आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप मत जाएं और कौन से कंट्रीज को आप ज़रूर टच करें अगर आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है तो। अब ट्रैवल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है और इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको ट्रैवल प्लान कैसे डिज़ाइन करना चाहिए यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी और ट्रैवल प्लान ये करना चाहिए कि ठीक है, आप पहले लो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं। ठीक है, लो कंट्रीज में मैं ये कह सकता हूं कि जिनका ई वीज़ा होता है या जिनका वीज़ा ऑन अराइवल हो सकता है, जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए आप ये कह सकते हैं कि मालदीव वीज़ा ऑन अराइवल है। और ई वीज़ा में अगर हम बात कर लेते हैं तो यूएई का वीज़ा ई वीज़ा है, अजरबैजान का वीज़ा ई वीज़ा है। अब पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि जो इंडियन पासपोर्ट है उनके लिए तो थाईलैंड भी ऑन अराइवल है और उनके लिए तो ई वीज़ा में यूएई भी आ जाता है, अजरबैजान भी आ जाता है। काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जो उनके लिए ई वीज़ा में कंसिडर कर लिए जाते हैं, क्योंकि जो इंडियन पासपोर्ट है इट इज़ अ worthy and stronger passport rather than the Pakistani passport. I am talking about the जो पासपोर्ट की लिस्ट है और जो एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है जिसके ऊपर वो जो एक स्टैटिस्टिकल डाटा के नंबर्स होते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ। मैं हमेशा स्टैटिस्टिकल डाटा को अकॉर्डिंग और फिगर्स के अकॉर्डिंग बात करता हूँ ताकि आप लोग कभी भी कोई भी पॉइंट है तो उसको चेक कर सकें, देख सकें कि वेदर द इंफॉर्मेशन इज राइट और रॉन्ग। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री में लोएस्ट कंट्री को टच कर लिया तो क्या आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यूएसए का? बिल्कुल भी नहीं। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। इसके बाद आप क्या करें कि आप ज़रूर एक दफ़ा शेंजन स्टेट का विजिट करें या ना करें, शेंजन स्टेट का वीज़ा ज़रूर ले लें। आपके पासपोर्ट के ऊपर वो स्टैंप हो, उसके बाद शेंजन का वीज़ा स्टैंप होने के बाद आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें। अब मैंने कहा था आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे जानने वाले हैं, उन्होंने यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया। उनकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री थी, उन्होंने थाईलैंड को विजिट किया हुआ था, मलेशिया को विजिट किया हुआ था, टर्की को विजिट किया हुआ था और बाकू का वीज़ा था लेकिन वो नहीं गए थे, अजरबैजान नहीं गए थे। इन 3 कंट्रीज़ को उन्होंने विजिट किया था। उनके पास इन्विटेशन लेटर था, उनकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग थी, वो बिजनेस प्रोफाइल के पर्सन से, लेकिन यूएसए ने उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उनको जो स्ट्रैटेजी बताई गई, उनको जो प्लान दिया गया वो ये था कि आप एक दफ़ा यूएसए के वीज़ा तो आप रिजेक्ट हो गया तो आप एक दफ़ा शेंजन अप्लाई करें। उन्होंने एग्जैक्टली शेंजन ही अप्लाई किया और शेंजन फर्स्ट अटैम्प्ट में रिजेक्ट हो गया। दोबारा फिर उन्होंने सेकंड अटैम्प्ट में डिफरेंट एम्बेसी में अप्लाई किया, तो वो भी एक उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं प्रॉपर केस डिस्कस करना शुरू कर दूंगा। तो दोबारा फिर दूसरी एम्बेसी में जाके अप्लाई किया तो शेंजन वीज़ा उनको मिल गया। उन्होंने बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं किया था, अगेन उन्होंने यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया तो उनको यूएसए का वीज़ा भी मिल गया। तो ये स्ट्रेटजी होती है, ये प्लान होता है। आपने अपना ट्रैवल प्लान सेट करना है और यूएसए का वीज़ा इस टाइम पे 100% मिल रहा है जिन लोगों को, और उनकी वीज़ा रेशो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वीज़ा रेशो को हम स्ट्रांग इस वजह से कहते हैं कि अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया उनमें से 7 को मिल जाता है तो इट मीन के 10 में से 7 लोगों को मिलने का पर्पज़ ये है कि 70% लोगों को जो है ना वो 100 में से वीज़ा मिल रहा है। तो इट मीन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर गेटिंग द वीज़ा। अब वीज़ा रेशो जीसीसी में किस तरह की है, जीसीसी में मैं बात करता हूँ ओमान में, बहरीन में, कतर में और ये जो दुबई है यहाँ से किस तरह की वीज़ा रेशो है यूएसए की, इसके लिए नेक्स्ट व्लॉग में लेके आ रहा हूँ। वीज़ा रेशो अगर जो लोग जीसीसी से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किन पॉइंट्स के साथ यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह व्हाट आई बिलीव उनका वीज़ा 100% स्टैंप होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं और अगर आपकी कोई स्मॉल सी क्वेरीज होती है, लाइक इतना ज़्यादा लंबा वो मैसेज नहीं होता, कोई भी इतनी लंबी डिटेल नहीं लिखनी पड़ती, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी हाईलाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।